दोस्तों नमस्कार। एक बार राजनीतिक दल लोगों से जुड़ जाए, इस देश की राजनीतिक स्थितियां बदल जाएगी। एक बार राजनीतिक दल के नेता यह जान और समझ तो लें कि इस देश के गांव-गांव में रहने वाले लोग सोचते क्या हैं, उनके सामने कौन से मुश्किल हालात हैं। उससे हटकर राजनीतिक दलों का अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होता है। राजनीतिक दलों के नेताओं के अपने बयान होते हैं। यानी कहीं भारत की राजनीति के भीतर राजनीतिक दलों के संवाद और सरोकार, जिसको अंग्रेजी में कनेक्टिविटी कहते हैं, वह कहीं गायब तो नहीं हो गया है। और विधानसभा और संसद से होते हुए सोशल मीडिया पर संवाद बनाने की कोशिश मौजूदा वक्त में जब राजनीतिक दल करने लगे हैं, तो फिर लोगों के दर्द को और उनकी जरूरतों को कोई कैसे समझ पाएगा। तो क्या पहली बार कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चला है? वह ऐसा दांव है जिसमें लोगों के साथ संवाद बनाया जाए, लोगों के साथ जुड़ा जाए, उनकी मुश्किलों को नंगी आंखों से देखा जाए और इस देश को नापते हुए अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी नापने की परिस्थितियां पैदा कर दी जाए। जिक्र कांग्रेस का है और जिक्र भारत जोड़ो यात्रा का है, क्योंकि इस दौर में निशाने पर कांग्रेस है, निशाने पर गांधी परिवार है, सबसे कमजोर कांग्रेस है। हाशिए पर आए हुए राजनीतिक दलों की कतार में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा कमजोर हो चुकी कांग्रेस ही है। लेकिन एक इतिहास दुनिया का भी है। उस इतिहास का मतलब यह है कि दुनिया में जब जब लोगों से संवाद बनाने के लिए यात्राओं का दौर शुरू हुआ, तो उन यात्राओं के साथ राजनीति करवट लेने लगती है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जुड़ते चले जाते हैं। भारत के संदर्भ में आपको महात्मा गांधी याद आ सकते हैं, उनका दांडी मार्च आपको याद आ सकता है। दांडी मार्च यानी साबरमती से निकलकर दांडी तक, जो कि नवसारी में आता है, और वहां पर नमक सत्याग्रह उस यात्रा के दौर में, और नमक को लेकर टैक्स ना देने की आवाज। 1930 में यह यात्रा निकाली गई। मार्च से अप्रैल के बीच में यह पूरी की पूरी यात्रा चलती है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक के बीच में। और इस दौर के बाद 1935 आते आते अंग्रेज मान लेते हैं कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह देश की जनता जागृत हो गई है। जबकि 60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार उस दांडी मार्च में किया गया था। तो क्या उस संदर्भ को मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, उससे जोड़ा जा सकता है? किसी से जोड़िए मत। हमने इतिहास का जिक्र किया है और उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का जिक्र किया है। तो एक चीज और जानिए, मुसोलिनी हो या हिटलर हो या माओ हो, तीनों ने सत्ता में आने से पहले यात्रा की थी। रोम मार्च बड़ा प्रसिद्ध मार्च है। मुसोलिनी जब रोम मार्च करने के लिए निकले, हालांकि वो सिर्फ 2 दिन की यात्रा थी और 1922 का हम जिक्र कर रहे हैं, तो सत्ता उसके बाद उनके पास खुद चलकर आ गई थी। हिटलर को लेकर भी इस बात का जिक्र बार बार होता है कि जब म्यूनिक पुश यानी म्यूनिक से बर्लिन तक की यात्रा जब अपने तौर पर हिटलर ने निकाली, उसके बाद वो सीधे सत्ता में नहीं आए, लेकिन रास्ता बन गया और जो पहले नंबर पर थे उन्होंने इनके हाथ में सत्ता दे दी। और हिटलर ने उसके बाद क्या किया, यह हर कोई जानता है। माओ की यात्रा कौन भूल सकता है, जिसको लॉन्ग मार्च के नाम पर ही जाना जाता है। और लॉन्ग मार्च तो 6000 मील का रहा, 368 दिन तक पूरे चीन को नापा गया। यह 1934 का जिक्र है। उसके बाद कम्युनिस्टों की सत्ता चीन में आ गई। सवाल यह नहीं है कि कौन तानाशाह के तौर पर था, कौन महात्मा गांधी के तौर पर था। सवाल यह है कि राजनीति करवट लेती है यात्राओं के जरिए, और यात्रा राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं नैतिक तौर पर, सामाजिक और शायद बौद्धिक तौर पर भी मजबूत करते हैं। इसीलिए कांग्रेस का जिक्र आते ही आपके जहन में कुछ सवाल होने चाहिए। कांग्रेस जब बनी तो उसके बाद छोड़ने वाले कौन लोग थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। आप कहेंगे बहुत दूर की बात कर रहे हैं, अब वो इतिहास बचा नहीं है। वह तो एक समाजवादी दौर था, सब निकले थे और उसके बाद से सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। उससे पहले भी हम आपको लिए चलते हैं, जब A.O. ह्यूम 1885 से पहले 1883 में उन्होंने एक प्रयास किया था कि एक पॉलिटिकल और सोशल डायलॉग
इस देश के ग्रेजुएट छात्रों के बीच से पॉलिटिकली निकलना चाहिए, जिसके बाद एक संभावना बने कि आने वाले वक्त में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस देश को राजनीतिक तौर पर ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर पाएगी। इसकी शुरुआत कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हुई थी और उसके बाद जब कांग्रेस बनी तो एक संवाद और एक कनेक्टिविटी का जिक्र है। उस कनेक्टिविटी में वहां पर जो ग्रेजुएट छात्र थे उनसे जुड़ा हुआ, उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उससे जुड़ा हुआ, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे उनका समूह कांग्रेस में आकर मिलता चला गया। लेकिन फिर आप कहेंगे यह बहुत दूर की बात है, आप इतने दूर में बच जाइए और ऐतिहासिक करवट लेके मौजूदा वक्त में आइए तो फिर एक चीज और समझिए। वीपी सिंह कांग्रेस से निकले, प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर भी कांग्रेस में थे, निकले प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, 98 में निकली, राज्य की मुख्यमंत्री बनी, वो कांग्रेस के साथ खड़ी थी। 99 में शरद पवार निकले, एनसीपी बनाई, महाराष्ट्र की सत्ता उन्होंने भी भोगी। और वाईएसआर के बेटे जगन रेड्डी वह भी तो कांग्रेस से निकले और उन्होंने भी तो आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई। वाईएसआर ने कांग्रेस में रहते हुए जब जीत मिली थी तो पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश को एक लिहाज से रौंद डाला था। यानी चलते हुए लोगों के बीच से गुजरते हुए 1 साल तक वह लगातार यात्रा पर चलते चले गए। आकस्मिक मौत के बाद एक संकट कांग्रेस के सामने आया। जगन रेड्डी को इस जगह नहीं मिली कांग्रेस में, उन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई और सत्ता में आ गए। यानी जो छत्रपों की कतार है उस कतार में भी कांग्रेस से निकले हुए ही नेता हैं। और मौजूदा वक्त में जब आप आते हैं तो आपके जहन में बहुत लंबी फहरिस्त हो सकती है जिसमें गुलाम नबी आजाद ताजा तरीन नाम होगा, कपिल सिब्बल उससे पहले का नाम होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया उससे पहले का होगा, आरपीएन सिंह उससे पहले का होगा, जतिन प्रसाद उससे पहले का होगा। लेकिन इन नामों की कतार में कांग्रेस से निकला हुआ शख्स किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाए या फिर उसकी महत्ता कम नहीं होती है और राजनीतिक तौर पर उसको जो भी इस देश की समझ मिली उस समझ के आश्रय उसने राजनीति साधी अगर, तो इन परिस्थिति में क्या यह कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस कनेक्टिविटी का जिक्र कर रही है उस कनेक्टिविटी के आश्रय इस देश के भीतर के जो सवाल हैं उन सवालों से पहली बार कांग्रेस रूबरू होगी और उनके नेता राहुल गांधी रूबरू होंगे। वह राहुल गांधी जो 48 घंटे अगर राजनीति करते हुए देश की किसी भी राज्य की किसी भी सड़क पर निकलकर नजर आ जाए तो उसके बाद वो महीनों तक नजर नहीं आते हैं। यानी राजनीतिक 24/7 राहुल गांधी कर नहीं पाते हैं। लेकिन इस यात्रा के मद्देनजर जब 150 दिन तक चलना है, हर दिन 25 किलोमीटर नापना है, 12 राज्यों को पूरा करना है, उसके बीच में लगभग 3,500 किलोमीटर चलते चले जाना है, तो कोई संवाद कोई दृष्टि लोगों से तो होगी। तो इस देश के भीतर के जो मुश्किल हालात हैं शायद दिल्ली से निकला हुआ नेता और पॉलिटिकल पार्टी और उनके इर्द गिर्द जो कटघरे बनाए गए हैं हो सकता है वह टूटे उसके बाद, क्योंकि इस देश के भीतर में सिर्फ व्यक्ति अपनी पहचान और अपनी परिवार के साथ जीता है। राजनीति ने उसे जाति का पाठ पढ़ाया और कौम का पाठ पढ़ाया। उसके आश्रय उसकी राजनीतिक सुरक्षा का जिम्मा राजनीतिक सत्ताओं ने ले लिया। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के भीतर में जितने मुद्दे इस दौर में उठे, जब हम लोगों का जिक्र कर रहे थे तो उसमें 2 नाम और हमको लगता जोड़ना चाहिए। हेमंत बिस्वा असम के हैं, वो वहां से निकलकर कहां चले गए। अब कश्मीर में गुलाम नबी आजाद नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है, चुनाव में हारना जीतने से आगे का एक बड़ा सवाल सिर्फ इतना है कि दरअसल बीते 8 बरस में लगभग 51 इलेक्शन हुए। उस 51 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 9 चुनाव जीत पाई है, 9 या 10 चुनाव विधानसभा के जीत पाई है, क्योंकि 49 विधानसभा के चुनाव जिसमें से 39 पर बीजेपी को जीत मिली या छत्रपों को जीत मिली, कांग्रेस को नहीं मिली। सिर्फ 10 विधानसभा चुनाव में उसे जीत मिली। उस 10 विधानसभा में भी 4 राज्यों में बीजेपी ने वहां के विधायकों को खरीद लिया। यानी ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर में चावल आटा खरीदना मुश्किल हो चला है और यहां विधायकों को खरीदकर सत्ता बदल दी जाती है। यानी लोकतंत्र एक झटके में रुपए के तले दब जाता है। इस राजनीति को गांव वाले किस रूप में देखते हैं? क्या ये ताकत के तौर पर देखते हैं? और उनके अपने मुश्किल हालात के भीतर में इस देश के भीतर में तो तमाम मुद्दे उठे हैं। राफेल का मुद्दा किस रूप में उठा? जवाब क्या आया? राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आया। नोटबंदी को लेकर
कतारों में खड़े हुए लोगों की मौत होती चली गई, लेकिन कोई यात्रा पर नहीं निकला था यह जानने समझने के लिए इस देश के हालात क्या हैं। पहली बार यह परिस्थिति बन रही है। जीएसटी के मुद्दे ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। कोई निकला नहीं जानने के लिए कि व्यापारियों का दर्द क्या कहता है, और यहां तक कि जो व्यापार के अड्डे थे जिन जिन जगहों पर, वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई संवाद नहीं बनाया। वो सोशल मीडिया का संवाद था, टेलीविजन स्क्रीन का संवाद था। सीधे देखकर उनके मुश्किल हालातों को देखना और उसके जरिए अपनी राजनीति को ढालना, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को उस दिशा में ले जाना और दूसरे नेताओं को कहना कि जनता की मुश्किलों को आप देखिए और समझिए, आपके मुश्किल बहुत छोटी चीज है। 5 सितारा संसद के भीतर बैठकर आंख से आंसू बहाना या विधानसभा के भीतर शोर मचाना, चारों तरफ देखिए बड़े हसीन वातावरण रहता है, आपके शरीर पर एक दाग धब्बा ना लगे और मौसम पता ना चले, उन परिस्थितियों में आवाज उठाई जाती है। तो क्या इस भारत यात्रा के सफर में इस देश के जितने ग्राम पंचायत हैं, जितने ब्लॉक पंचायत हैं, जितने जिला पंचायत हैं, जो कांग्रेस मथना चाह रही है, क्या वो सफल होगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम मुद्दों का जिक्र करते हैं तो राफेल, नोटबंदी, जीएसटी, चीन, पाकिस्तान, महंगाई, बेरोजगारी, कॉरपोरेट मित्र, निजीकरण, पीएसयू का बिकना, बैंकों का कंगाल होना, आरबीआई से डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा ले आना, लॉकडाउन के दौर में प्रवासी मजदूरों की कितनी बुरी हालत थी, मौत का सिलसिला इलाज ना मिल पाने की वजह से, यह सारी चीजों के दौर में हर मुद्दा उठा है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इसको लेकर सड़क पे नहीं आई या राहुल गांधी सड़क पे नहीं आए, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी। गब्बर सिंह टैक्स शब्द अच्छा लग सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। चौकीदार चोर है, कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। शब्द तो मजबूत है, लेकिन उस कनेक्टिविटी को कैसे समझेंगे कि लोगों के जहन में वह कौन से सवाल हैं जिन सवालों के आसरे उसको राष्ट्रवाद अच्छा लगता है या धर्म की हवा अच्छी लगती है या जातीय समीकरण के आसरे खुद को आगे बढ़ना और सहूलियत पाना अच्छा लगता है। दरअसल इस यात्रा की महत्ता शायद इसीलिए है, लेकिन कांग्रेस के भीतर के कुछ अपने सवाल हैं। कांग्रेस ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखिएगा तो महात्मा गांधी भी जब निकले थे तो उन्होंने भी यात्रा की थी, चंपारण की यात्रा की थी, आंदोलन शुरू किया वहां पर। इस देश को देखते हुए गुजरात में खेड़ा है, वहां पर उन्होंने आंदोलन शुरू हुआ। मिल में जब आंदोलन हुआ तो उस मिल के भीतर भी वहां गए और वहां पर भी उन्होंने चीजों को संवारा और सहेजा। लेकिन मौजूदा वक्त में संवाद बनाने के बदले सत्ता को लेकर टकराव की परिस्थिति अगर कांग्रेस के भीतर है तो उसे पाठ इस देश के ग्रामीण जीवन से मिल सकता है, इस देश के सफर और उसकी यात्रा से मिल सकता है। क्योंकि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी शिव कुमार आमने सामने हैं, लेकिन कर्नाटक की स्थिति क्या है, खुदकुशी को लेकर स्थिति क्या है? राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हैं। किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं है, किसी तीसरे पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आमने सामने खड़े हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कमलनाथ हैं। पंजाब में कैप्टन निकल गए तो चैनी और सिद्धू आमने सामने आकर खड़े हो गए। महाराष्ट्र में अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, आपके जहन में नाम नहीं आएगा। और नामों का सिलसिला लें तो हरियाणा में हुडा का नाम आएगा, कुमारी शैलजा का नाम आएगा, सुरजेवाले का नाम आएगा, किरण चौधरी का नाम आएगा, और सब अपने अपने दायरे में खुद को सबसे बेहतरीन नेता भी मानते हैं। लेकिन लोग से कनेक्टिविटी कहां है? कोई जाट नेता खुद को कहता है तो उसका संवाद बन जाता है और उसको मास लीडर मान लिया जाता है, जबकि सबको पता है इस दौर के मुश्किल हालात शायद लोगों की परेशानी उन पॉलिटिकल पार्टी की सोच से आगे की है, जिसे राजनीतिक दल ना तो मैनिफेस्टो में लिख पाते हैं, ना पार्लियामेंट और विधानसभाओं में उठा पाते हैं। उस दर्द को समझने के लिए क्या यह भारत यात्रा है? और अगर संवाद देश भर में बनेगा तो क्या वाकई निचले स्तर तक पर अगर कांग्रेसी सक्रिय हो गया तो राजनीतिक सक्रियता इस देश के भीतर में एक नई परिस्थिति को जन्म दे देगी? हिस्टोरिकली या ऐतिहासिक तौर पर इस देश को परखिएगा तो इन यात्राओं के जरिए राजनीतिक दल को भी लाभ मिलता है, जनता को भी लाभ मिलता है, और उस पॉलिटिकल सिस्टम में एक चर्निंग आती है जिस पॉलिटिकल सिस्टम को लोगों को अभ्यस्त बना दिया गया है और वो उस पर निर्भर हो गए हैं। इस स्थिति में एक परिवर्तन आता है। यहां पर इसलिए इस बात का भी जिक्र करने की जरूरत है कि एक लीडरशिप की क्राइसिस गांधी फैमिली के साथ आकर टिक जाती है। इसके अलावे क्या, उसकी वजह यही है, तमाम राज्यों में टकराव है, उस टकराव का निदान वहीं होगा जहां गांधी फैमिली के करीब जो होगा।
यानी अपने तौर पर कोई चीज कैसे क्रिएट कर पाए। और ध्यान दीजिए तो बिहार में, यूपी में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में कौन है कांग्रेस का नेता? आपको कोई नाम नहीं सूझेगा कि किसका नाम लें कि हां ये सामने खड़ा है। वहां पर चीजें गठबंधन के तौर पर हो सकता है आपके जहन में गूंजने लगे। तब यहां पर आइए, जब हमें जिस कनेक्टिविटी का जिक्र कर रहे थे, और हिस्टोरिक परिप्रेक्ष्य में जरा पुराने दौर में चले जाइए। एक लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, लेकिन कांग्रेस तो उसके बाद भी सत्ता में रही, जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे, जेपी का, लोहिया का, आचार्य नारायण देव का, उस फहरिस्त में चले जाइए। लेकिन कांग्रेस जब बनती है तो कैसे कनेक्टिविटी के आश्रय बनती है, कौन से नेता थे उसमें जो शामिल होते चले गए। उसमें ध्यान दीजिएगा तो पहली बैठक जो हुई और जो पहले अध्यक्ष कांग्रेस के चुने गए वह उमेश चंद्र बनर्जी हुआ करते थे। और इस देश के भीतर में जितने प्रोविंस थे उन सभी प्रोविंस की नुमाइंदगी करने वालों को उस बैठक में बुलाया गया। यानी लोगों से संवाद बनाना है। यह 1885 में भी था और 2022 में तक आते आते ये खत्म हो गया, मर गया, और भारत की राजनीति पूरे तरीके से उस चुनावी तंत्र पर आकर टिक गई जिसके लिए पैसा चाहिए, बाहुबल चाहिए। इसीलिए लौटिए उन परिस्थिति में। उस दौर में कौन शामिल होते हैं? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना। इस परिस्थिति में आगे निकलिएगा तो हम जिक्र कर रहे थे महात्मा गांधी 1917-18 में चंपारण का आंदोलन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जब होती है उसमें शामिल होते हैं, खेड़ा सत्याग्रह होता है, यहां पर खेड़ा में सरदार पटेल साथ में और चंपारण में राजेंद्र प्रसाद साथ में। इसलिए उस कतार को देखिएगा तो सरदार पटेल है, नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद है, राजगोपालाचारी है, जेपी है, अनुग्रह नारायण मिश्रा है, कृपलानी है, ये सारे लोग हैं। आप कहेंगे मुस्लिमों का नाम नहीं लिया, उनकी भी पूरी कतार है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान, उसके आगे एक अब्बास खान हुआ करते थे। सवाल यह नहीं है कि नामों के असली, सवाल है संवाद बनाना और राजनीति को पलटने की परिस्थिति में लाकर खड़े कर देना। क्या यह संभव हो पाएगा? क्योंकि इस देश के भीतर के जो मुश्किल हालात हैं उसमें देखिए तुरंत का डाटा आया कि इस देश में दिहाड़ी मजदूर बरस दर बरस उनकी आत्महत्या बढ़ती चली जा रही है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि 2014 में दिहाड़ी मजदूरों ने इस देश में जो आत्महत्या की थी उसकी संख्या 15,735 थी और 2021 में यह बढ़ते बढ़ते 42,000 पार कर गई। और उन दिहाड़ी मजदूरों से कोई संवाद नहीं है। दिहाड़ी मजदूरों को कितनी मजदूरी मिलती है, संसद में इस पर चर्चा हो जाती है, सरकार बता देती है, विपक्ष सवाल उठा देता है, लेकिन उनके दर्द और उनकी परिस्थिति को कौन जिएगा? तो क्या यह यात्रा उस राजनीतिक प्रक्रिया को तेज कर सकती है, उसको जीवंत कर सकती है? क्योंकि सवाल सिर्फ उनका नहीं है। मसलन किसानों को लीजिए, किसानों की खुदकुशी, किसान में एक किसान है और एक किसान मजदूर है, दोनों को मिलाइएगा तो 10,881 किसान और किसान मजदूरों ने खुदकुशी कर ली। जो युवा तबका है उसके भीतर भी खुदकुशी इस दौर में हो चली कि 3,548 बेरोजगार युवाओं ने खुदकुशी कर ली। कोई संवाद? हमारे पास आंकड़े हैं, संवाद और उनकी भावनाओं को समझने की परिस्थिति नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस देश में सरकार के पास योजनाओं की कमी है, संवाद नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। क्योंकि जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि योजनाओं की कमी नहीं है तो हमें लगता है एक आपको झटके में बता दें, चूंकि आत्महत्या का हम जिक्र कर रहे थे, कितनी बड़ी तादाद में कितनी आत्महत्याएं इस दौर के भीतर हुई है। कोई पूछता है कि यूपीए के दौर में नहीं हुई थी क्या? जो एनडीए के दौर में हुई थी, लेकिन यूपीए के दौर का आंकड़ा अगर उस 10 साल में देखिएगा तो 17,000 था। जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि जो दिहाड़ी मजदूरों की तादाद है वो कैसे बढ़ती चली जा रही है, ये रफ्तार है। और इसके साथ साथ बेरोजगारों की संख्या भी देखिएगा तो उस संख्या में आइएगा तो 16,050 बेरोजगार युवा 8 साल में खुदकुशी करता है, यहां पर 22,000 से ज्यादा कर चुका है। यानी स्थितियां नाजुक हैं। सवाल यह था कि सरकार सोचती तो है, सरकार योजनाएं बनाती तो है, दर्जन भर योजना हम गिना सकते हैं। मसलन खुदकुशी और आत्महत्या रुक जाए, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, नेशनल कैरियर सर्विस, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना,
दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक लंबी फहरिस्त है। और इस फहरिस्त के बीच में भारत को किस रूप में योजनाओं से जोड़ा गया यह भी है। मेड इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्वच्छ भारत मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, अटल मिशन फॉर रिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है यह भी है, हाउसिंग फॉर ऑल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सब चीजों का जिक्र है। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति है कि बांग्लादेश और वियतनाम से भी बुरे हालत में भारत के भीतर में एम्प्लॉयमेंट और खुदकुशी की हालत है। संवाद बनेगा कैसे और संवाद बनाएगा कौन? और संवाद बनेगा और बनाएगा तो इस परिस्थिति में इस देश के भीतर में 2.5 लाख के लगभग ग्राम पंचायत हैं। हम इसीलिए इस भारत यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस कह तो रही है कि हम संवाद बनाएंगे और गांव के स्तर पर भी संवाद लोगों को जोड़ेंगे। अगर 2,53,163 ग्राम पंचायतों में कांग्रेस का 2 वर्कर भी सक्रिय हो गया और हर 2 वर्कर ने अगर 10-10 लोगों के नाम भी ले लिए कि उनके सामने मुश्किल क्या है, तो 1 करोड़ के से ज्यादा नाम एक झटके में सरकार के सामने होंगे कि इनकी मुश्किल हालात ये है। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? ब्लॉक पंचायत 6,614 है। क्या इस दौर में ब्लॉक पंचायत के मुश्किल हालात में कांग्रेस की सक्रियता होगी? और वहां लोगों से जो सवाल होंगे, उनके नाम, घर पता, एड्रेस, उम्र, सब कुछ के साथ जो मुश्किल परिस्थिति है, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि सरकार का काम क्या है? सरकार का काम तो गवर्नेंस का है, जहां कानून का राज होना चाहिए। लेकिन कानून का राज गायब हो गया, ये बताएगा कौन? और अगर बता कोई नहीं रहा है तो जो लोकतंत्र आपको दिल्ली में दिखाई देता है वो हाथरस में क्यों नहीं दिखाई दिया? या जो हाथरस में होना था वो आपको इस वक्त दुमका में क्यों नजर नहीं आया? यह परिस्थिति है कि भारत दिल्ली से जैसे जैसे दूर होता है, लोकतंत्र, कानून का राज गायब होते चला जाता है। पहली बार अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर नापने के लिए राहुल गांधी तैयार है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि 150 दिनों तक तो उनको राजनीति करनी है। यानी 5 महीने तो राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहना है। और अगर राहुल की सक्रियता से गुलाम नबी ना छोड़ते, सिब्बल ना छोड़ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया ना छोड़ते और उनको लगता ये पार्टी उम्मीद मरी नहीं है, तो फिर इन 5 महीनों में कांग्रेस क्या सक्रिय हो जाएगी? ये शायद सबसे बड़ी परीक्षा है और शायद सबसे बड़ा दाव कांग्रेस ने खेला है, क्योंकि उसके तुरंत बाद 2024 के चुनाव आने हैं। लोगों के द्वारा उठाए गए सवाल पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के तौर पर अगर कांग्रेस इस देश के सामने लाकर रख दे और राजनीतिक सत्ता पर सीधा दबाव बनाए, ये है लोग। और दबाव ना भी बनाए तो भी वह लोगों के विचार हैं, लोगों के कमेंट हैं, उनके नाम, पता, एड्रेस सबके साथ हैं, तो उसके बाद सरकार को चेतना होगा और शायद राजनीतिक तौर पर उस ग्रामीण क्षेत्र में जिसका जिक्र दीनदयाल कहते थे, आखिरी आदमी तक जो पहुंचने का जिक्र था, अगर राजनीतिक तौर पर भी कोई पहुंच गया तो शायद यह सबसे बड़ी सफलता मौजूदा 70 बरस की उस राजनीति में जो धीरे धीरे रिश्ते हुए देश में पूंजी के आश्रय टिक गई, बाहुबल के आश्रय टिक गई, कॉन्स्टिट्यूशनली उसने चीजों को अपने हाथ में ले लिया और खुद को ही संविधान के तौर पर भी पेश करने लगी और बोले कि 5 बरस के लिए हम जो चाहे सो कर सकते हैं, जबकि संविधान इजाजत देता नहीं है कि आप जो मन चाहे सो कर पाए। लेकिन फिर भी संवाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था और जिसने भी इस देश में संवाद बनाया उसे राजनीतिक तौर पर जीत मिली है, यह भी सच है। तो क्या राहुल गांधी की यात्रा राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर में एक चर्निंग लेकर आएगी? ग्रामीण बैंकों की कैसी स्थिति है? वहां पर साहूकार कर्ज देता है तो कैसे साहूकारों के कर्ज में किसान खुदकुशी तक पहुंच जाता है? वहां के परिवारों का भविष्य क्या है? अपने आगे जो पूरी पीढ़ी है जो आने वाले वक्त में इस देश को संभालेगी, उस पीढ़ी को रोजगार तो दूर, शिक्षा भी मिल रही है या मिड डे मील के आश्रय है? ये सारे सवाल लगातार रहेंगे। महंगाई को लेकर क्यों उन पर असर नहीं है? और ये जो 5 किलो अनाज है, क्या वाकई ये जिंदगी का सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट है जिसमें राजनीतिक सत्ता कोई भी बनी रह सकती है? ये सारे सवाल लगातार निकल कर आएंगे। और ऐसे में एक आखिरी सवाल, ध्यान दीजिए कि लोगों से कैसे जुड़ना है। राजनीतिक तौर पर क्या इसको धोखा देकर चीजों को नए सिरे से क्रिएट किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो मौजूदा वक्त में अलोकतांत्रिक परिस्थितियां शायद इस बात का खुला सबूत है। जिस रूप में गवर्नेंस चल पड़ी है,
सांस्थानिक संस्थानों का तार तार होना, सवाल है ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन उसके जरिए गांव तक वह कौन सी स्थिति थी वह वहां पर बीडीओ को जानता है, वह वहां पर पंचायत प्रमुख को जानता है, उससे आगे चीजें निकल नहीं पाती है। तो क्या शायद इस यात्रा के जरिए वह परिस्थितियां जागृत हो पाएंगी? क्योंकि इस देश का एक सच और जान लीजिए, राजनीतिक तौर पर चुनावी जीत और राजनीतिक सत्ता कैसे, किस रूप में, किसके हाथ में कब मिल जाए यह कोई नहीं जानता है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखिएगा तो 2014 में शाइनिंग इंडिया जब ढहढाया था तो कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी और 2009 में भी कितनी सीट मिली थी। गठबंधन के बगैर वो चल नहीं पाती और इस गठबंधन से ज्यादा बड़ी ताकत के तौर पर 96 में उसको सीट मिली थी, लेकिन फिर भी वो सत्ता में नहीं आ पाई थी। उस समय 96 में उसको समर्थन देना पड़ा था। यानी आंकड़ों की दृष्टि से लोकतंत्र को समझना शायद सबसे बड़ी भूल हो चली है। और पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अगर कोई संवाद बनेगा तो फिर इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए एक बार फिर याद कीजिए, मुसोलिनी ने 1922 में यात्रा निकाली, सत्ता में आ गए। 1930 में हिटलर ने यात्रा निकाली, सत्ता में आ गए। 1929-30 के बीच में म्यूनिख पुश निकला था, उससे पहले रोम था। माओ ने यात्रा निकाली 1930 में, उसके बाद वो सत्ता में आ गए 1934 में। और उसके बाद महात्मा गांधी ने 1930 में जो दांडी मार्च निकाला, अंग्रेजों को समझ में आ गया छोड़कर चले जाना है। सवाल ये नहीं कि मोदी सत्ता अंग्रेज है या उस दौर के बाद से नई तानाशाही को हम देख रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, इस देश में राजनीतिक तौर पर जो स्थिरता आ गई है और लोग राजनीतिक सत्ता की अलावे कुछ देखने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में इस देश में चंद बड़े शहर और चंद बड़े चेहरे ही सब चीज़ों के पर्याय ना बन जाए, उसे तोड़ना जरूरी है। और इसके लिए इस देश को जानना भी जरूरी है। और देश को एक बार जान गए तो खुद ब खुद हर कोई बदल जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी बदल जाएगी, राहुल गांधी भी बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।